दोस्तों, एक जमाने के कट्टर दोस्त इजराइल ईरान, इतनी दोस्ती कि जिसमें $350 मिलियन का तेल खरीदा इजराइल ने, और इजराइल ने उनका पूरे मिसाइल बैलिस्टिक सब कुछ डिफेंस तैयार किया। किसका? ईरान का। और तो और जैसे उनके यहाँ मोसाद सीबीआई टाइप की जो संस्था है, ऐसी उन्होंने उनके यहाँ भी सारज नाम से ईरान में स्थापित किया। और इतना दांत कट्टी रोटी थी दोनों में, देशों में। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आखिर ऐसा इनमें क्या दुश्मनी और क्यों दुश्मनी हुई? आइए आज आपको मैं पूरी कहानी सुनाता हूं। कैसे इजराइल का जन्म हुआ, कैसे इनमें दोस्ती हुई और क्यों दुश्मनी हुई। आज ये स्थिति क्यों आई कि आज वर्ल्ड वार के मुहाने में खड़ा है पूरा वर्ल्ड, इन दो देशों के आपसी टकराव के कारण। और इनका जो मास्टरमाइंड है अमेरिका, जिसको अगर आप मुन्ना भाई की तर्ज में देखेंगे, मुन्ना भाई जो फिल्म थी, तो मुन्ना भाई के रोल में अमेरिका दिखेगा आपको, और उसके सर्किट के रोल में आज इजराइल है, जो गाजा पट्टी के लिए लड़ रहा है, जो आज ईरान के लिए लड़ रहा है। और फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का। अमेरिका को सब देशों का तेल चाहिए। क्यों चाहिए? व्यापारी है, उसको फ्री में तेल चाहिए, फोकट का तेल चाहिए, मुफ्त में तेल चाहिए, और सबको अपने रेट पे वो तेल बेचकर अपनी रेवेन्यू ठीक करना चाहता है। क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा घाटे में है, दुनिया भर के लोन उसके ऊपर है। तो उसका रास्ता उसने इस तरह से, जैसा कि ब्रिटिशर्स पहले भी करते थे, फूट डालो राज करो, इसी तर्ज पे ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। आइए आज आपको बताता हूं मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको। और इस स्टोरी में आपको समझने के लिए पहले आपको इसका नक्शा समझना पड़ेगा। नक्शा आप समझिए कि हमारा जो गुजरात बॉर्डर है, और इधर ऊपर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान है, उसी के किनारे अगर आप जाओगे तो फारस की खाड़ी, गुजरात जो समुद्र है, अरब कंट्री, अरब सागर जो है, उसी से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फारस की खाड़ी पड़ता है। फारस की खाड़ी में के उत्तर में ईरान है, और दक्षिण में ये सारे अरबियन कंट्रीज है, यूएई, अरब अमीरात, सब इसमें है। और वही जब अपन आगे जाते हैं तो मेडिटेरेनियन जो सी है, उसके किनारे पर आपको इजराइल दिखेगा। अब मैं आपको इसका जो है जन्म से लेकर पूरी कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि क्या हुआ था इनके बीच में। हुआ ये कि आप पहला विश्व युद्ध याद करिए, जिसका टाइम 14 से 16 था, जिसमें एक साइड में ब्रिटिशर्स, फ्रांसिस, इटली, रशिया, अमेरिका के उस समय ज़्यादा उसका कुछ अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स में शामिल था वो। और किसके अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे थे ये? जर्मन और अपने तुर्क, और एक बहुत बड़ा जो कंट्री है, जो कि जिसकी साम्राज्य दूर तक फैली थी, जिसके अंदर आज फिलिस्तीन से लेकर तुर्किस्तान से लेकर ये सारे देश थे, ऑस्ट्रिया तक ही फैला हुआ था। उसके खिलाफ इन लोगों ने लामबद्ध हुए, लामबद्ध होकर तय किया कि हमको इन सब को जीतना है। इनके बीच में उस समय जो है साइक्स-पिकाट एक समझौता हुआ इस युद्ध के लड़ने के पहले। किस किस में हुआ? रशिया, इटली, फ्रांस और ब्रिटिशर्स। फ्रांस, ब्रिटिशर्स हमेशा जहाँ भी जो युद्ध करते हैं उसमें वो कोई ना कोई अपना समझौता करके सबसे पहले जिसके खिलाफ लड़ना, उसकी जो है
के अंदर गृह युद्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो पहला साइड पिकॉट जो समझौता हुआ, इसके अंतर्गत तो ये हुआ कि भाई देखिए, फ्रांस को हम जो है फिलीपींस टाइप का भाग जो है, साइप्रस, फिलीपींस, इस टाइप का जो भाग है वो हम फ्रांस को देंगे, और इस साइड में यूएई और अफगानिस्तान, ये भाग जो है ब्रिटिशर्स रखेंगे। और उसका जो किनारे का जो भाग है, जो फिलीपींस का भाग है, वो चूंकि वो समुद्र किनारे है, उसको फ्री रखा जाएगा। उसमें राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सीमा रहेगी वो सबकी, उसको सब लोगों को मान्यता देना पड़ेगा। इसी बीच ब्रिटिशर ने जो है एक समझौता कर लिया इन यहूदियों से, जो कि जर्मन में थे, और जर्मन उस समय सबसे ज़्यादा बलशाली जर्मन था उसमें। तो उसके अंदर फूट डालो राज करने की नीति में उन्होंने वहाँ जो इजराइल बसे थे उनको ये प्रलोभन दिया कि अगर हम जीतेंगे आप वहाँ पे गृह युद्ध करिए, अगर हम जीतेंगे तो हम आपको अलग देश देंगे, और वो देश फिलीपींस रहेगा। ये समझौता इन्होंने युद्ध के पहले ही कर लिया, जिसको कि मतलब बाल्फोर एग्रीमेंट कहा गया। उसके पहले एक हेमिशियर समझौता भी ब्रिटिशर ने किया, जिसमें जॉर्डन के जो किंग थे उनसे समझौता हुआ कि आप अंदर गृह युद्ध करवाइए, अगर हम जीतेंगे तो हम आपको एक बहुत बड़ा भाग उसके लिए देंगे। तो जॉर्डन के जो किंग अभी अब्दुल्ला जी हैं, मतलब ये जो बड़े लोग थे, इनको भी इन लोगों ने फूट डाल के इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने बगावत कराई, और उस बगावत का परिणाम ये हुआ कि आखिर में ये लोग जीते और उन्होंने अपने हिसाब से सब चीज़ें बांट ली। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो जर्मन में जो यहूदी थे उनके खिलाफ नफरत का भाव आ गया, और सबको जो उन्होंने बाल्फोर एग्रीमेंट किया था वो सबको याद था यहूदियों को। तो धीरे धीरे से वहाँ से माइग्रेट होकर सब फिलीपींस में आने लगे, और फिलीपींस में इनकी संख्या लगभग समझ लो 6% से ज़्यादा हो गई। ये बात चल रही है अभी 19 और 20 और 23 के आसपास। 21 में इनके खिलाफ फिलीपींस में इनके खिलाफ थोड़ी बगावत शुरू हो गई, यहूदियों जो इकट्ठे हुए थे। तब ब्रिटिशर ने इनको आधा भाग फिलीपींस का देकर इजराइल के नाम से इनको मान्यता दे दी, और दूसरे देशों पर दबाव डाला कि आप भी मान्यता दीजिए। इसके चलते ईरान ने भी इसकी मान्यता 1953 में मान्यता दे दी। अब यहां तक तो बढ़िया चल रहा था सब चीजें, और क्योंकि ये भी जो है इसको भी तेल की ज़रूरत थी इजराइल को, तो इन्होंने ईरान से अपना जो है दोस्ती करी और उनसे खूब तेल खरीदा, $350 मिलियन के तेल खरीदे, और उसके बदले में उनको ये, चूंकि लड़ाका लोग थे, इनकी मतलब आयरन वॉल करके इनकी जो सैन्य क्षमता थी उसका लोहा जो है हिटलर भी मानता था उस जमाने में, जर्मन में, जहाँ इनको खूब कूटा गया था यहूदियों को, और जहाँ से भागे थे। तो उन लोगों ने ईरान को पूरा डिफेंसिव बनाने का पूरा जो है सारी विद्या इनको दे दी इजराइल ने, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से लेकर इनकी, जैसे इनके मोसाद थी ऐसे इनके यहाँ की सीबीआई बनाने के लिए भी हर चीज़ उन्होंने इजराइल ने उनको दी, और इनका बड़ा दोस्ताना चलता रहा, अच्छा संबंध चलता रहा। अब इसमें फर्क कब आया? फर्क लाने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे, यानी अंग्रेज। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवाया। वहाँ के जो समय शासक थे मोहम्मद मोसाद, उसका तख्ता कराकर अपना पपेट मोहम्मद रेजा पहलवी इसको बैठाला, और उसके माध्यम से पूरे ईरान पे एक अप्रत्यक्ष कब्जा इनका चलने लगा, जिसके चलते ईरान के अंदर पूरी पाश्चात्य सभ्यता आ गई। जहाँ बुर्का प्रथा थी वहाँ पाश्चात्य सभ्यता आ गई, बुर्का का विरोध हो गया। लड़कियां जो है जैसा कि अमेरिका में घूमती उसी ढंग से यहाँ घूमने लगी, और पूरा वेस्टर्न कल्चर इनमें आ गया। और पूरा तेल जो है इसके माध्यम से पूरा तेल उस
पपेट के माध्यम से पूरे तेल पे कब्जा अमेरिका ने उसमें खींचना चालू कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा समय चला नहीं। देश में चूंकि ये संस्कृति जो थी, पर्दा प्रथा वाली संस्कृति शुरू से रही है, तो इसका विरोध धीरे धीरे चालू हुआ और कहा गया कि नंगापन हमारे देश में कैसे आ गया, कैसे आया। इसके ऊपर जब आर्गुमेंट, डिस्कशन और आंदोलन चालू हो गए तो इस आंदोलन और विरोधाभास के बीच में दो नेता सामने आए। एक का नाम था रोहिल्ला खैमेनी और दूसरे थे उसका जूनियर आयतुल्ला खैमेनेई, जो आज का शासक था, जिसका बेटा अब शासक बना है। तो ये दो नेता सामने आए जिन्होंने उसका तख्ता पलट, पपेट का तख्ता पलट किया और फिर से वहाँ पर पर्दा प्रथा शुरू हुई और पर्दा प्रथा इतनी अधिक हो गई कि वहाँ पे महिलाओं का जीना दुभर हो गया। तो उसका इधर विरोध भी चलता रहा, इधर जो कट्टरपंथी थे उनका भी उसके खिलाफ जो है, पहलवी के खिलाफ जो चला था मूवमेंट, वो पूरी तरह से अब इसमें आ गया कि हमको अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो इस प्रकार का विरोध जब चालू हो गया तो ऐसी स्थिति में इनने एक काम और किया। इन्होंने दोनों ने, खैमेनी तो खैर 10 साल रहे, उसके बाद वो सोच सुधार गए, लेकिन जो ये आयतुल्ला खैमेनी आए, उन्होंने सबसे ज़्यादा दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से पाली। इनको उन्होंने नाम दिया कि छोटा शैतान और बड़ा शैतान। बस यहाँ से इन दोनों में फ्रैक्शन चालू हुए और इसका जो फायदा जो है ट्रंप ने उठाना शुरू कर दिया। इन दोनों को बढ़वाना, गाजा पट्टी के लिए जो झगड़े हुए थे फिलीपींस से वो करवाना। तो इन दोनों की लड़ाई में बंदर बांट करके बंदर फायदा लेना शुरू कर दिया है। लड़ कौन रहा है? इजराइल सर्किट बनकर। अच्छा बुरा जो भी नुकसान हो रहा है इजराइल का हो रहा है और फायदा अमेरिका उठा रहा है, नुकसान हमें ईरान का हो रहा है। लेकिन अब दोनों के अंदर ऐसे एक दूसरे के लिए दुश्मन भाव आ गई है कि दोनों एक दूसरे से डरने लगे हैं। फिर इजराइल ईरान से डरता है, ईरान इजराइल से डरता है और उसका ही आज परिणाम है कि आज ये 11-12वें दिन हो रहा है और करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं दोनों देश और उससे दुगना चौगना अमेरिका फूंक चुका है और एकमात्र उसका टारगेट है कि वो बंदरगाह पे कब्जा, जिसमें तेल बनता है, ईरान का वो क्षेत्र जिस पे उसका कब्जा हो और ये जितने भी क्राइसिस बढ़ेंगे इससे और भी अधिक तेल के रेट बढ़ेंगे, खूब रेवेन्यू आएगी। ये टारगेट है और यही टारगेट में रशिया भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो निर्माता है रशिया है और अरब कंट्री भी इसीलिए साथ दे रहे हैं कि हमको आगे जाके तेल का फायदा मिलेगा, उनका तेल का रेट बढ़ेगा, उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी और पूरा वर्ल्ड इसमें पिसाएगा। तो ये जो है, मैंने आपको शार्ट में छोटी सी स्टोरी बताई इजराइल से जन्म से लेकर और आज के युद्ध तक की। और ये जो लड़ाई है अब लगातार बढ़ती जा रही है और सब जगह क्राइसिस शुरू हो गए। ये क्राइसिस गैस के चालू हो गए हैं, ये चाहे पेट्रोल के चालू हो गए हैं। पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान ने समझ लो कि एक प्रकार से इमरजेंसी घोषित है उनके। जितने मल्टीनेशनल कंपनियों के जो इंजीनियर्स हैं उनको सबको उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम दीजिए और सारे उनके पास जो है मुश्किल से समझ लीजिए कि 35 दिन का अब उनके पास फ्यूल बचा है। इंडिया के पास 75 दिन से लेकर 150 दिन तक का भी व्यवस्था है। बस अगर हम सारे जो अपने रिफाइनरीज को मिला के सोचें तो 150 दिन की व्यवस्था है। इसलिए क्राइसिस इंडिया में भी चालू हो गई। अति आवश्यक संरक्षण कानून के अंतर्गत स्टोरेज पे सब पे अब कब छापे डालने चालू हो गए, गैस पर और पेट्रोल के लिए भी आने वाले समय में होना है। तो ये सारे जो क्राइसिस आप देख रहे हैं कि ये प्राइसेस कितने बढ़ेंगे आप समझ लीजिए। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा इन्होंने जो गड़बड़ करी है, जो वाटर सेलिनेशन प्लांट है, अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के उस पर हमला कर दिया। वाटर सेलिनेशन प्लांट जो है, जो ये समुद्र किनारे जितने दोस्त जो देश बसे हैं
उनको मीठा पानी के लिए जो उन्हें प्लांट्स लगाए हैं, समुद्र के पानी को उनको मीठा करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन हटाना पड़ता है। तो ये जो सबसे महंगे प्लांट्स हैं, इस पे जो है इन्होंने बम्बार्डिंग करी, अमेरिका ने और इजराइल ने। अब स्थिति यह है कि ईरान सब पे कर रहा है ये सब प्लांट के ऊपर। अगर ये पानी ख़त्म हो गया तो सोच लीजिए कि इनके क्राइसिस कहाँ जाएंगे। पेट्रोल और बात की बात तो बाद में है, पहले पीने का पानी में ही मुश्किल पड़ जाएगा। ये ठीक है कि ईरान ने तैयारी पक्की करी है उसने वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर उसमें सब ये चीज़ें व्यवस्थित करी है। और ये भी है कि जो जैसी अंदेशा है कि उसने एटॉमिक बम बना लिया है, एनरिच जो है उसका वो कर चुका है। तो अगर ये हो गया होगा तो अंत स्थिति में क्या होगा? अंत स्थिति में ये होगा कि जो अभी उनका बेटा जो बना, ये सब लोग करो और मरो की स्थिति में है। इसके बाद अगर एटॉमिक वार शुरू हुआ तो आप समझ लीजिए कहाँ से कहाँ देश जाएगा। ये अच्छा है कि रशिया ने इसमें अब समझौते के लिए पहल के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। ये भी वर्ल्ड को बोल दिया कि भाई मैं आपको सबको तेल भी दे सकता हूँ, लेकिन आप पहले तो इसे प्रतिबंध हटाइए, सारे प्रतिबंध हटाइए, और दूसरे आप समझौते के लिए दोनों देश को सामने लाने के लिए प्रयास चालू कर दिया है। चीन ने भी इसमें साथ दे दिया है। हाँ, भारत का मौन जो है अभी सबको खल रहा है, लेकिन ठीक है, उसकी अपनी भारत सारे हर देश की अपनी पॉलिसी रहती है। तो ये अगर किसी किनारे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, जल्दी पहुंच जाए तो, क्योंकि अभी जो ईरान से जितना जो सप्लाई होना है तेल वो पूरा बाधित है, वहाँ से कुछ भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से आना है उस रास्ते को रोक कर दिया गया है। फिर दूसरे अभी तो ये क्रूड ऑयल जो है इसका रिफाइन भी होना है, तो अब इसके लिए वो अमेरिका यही करेगा कि ये सब आप मुझे दीजिए, मैं करूँगा, और फिर मनमाने रेट पे आपको बेचेगा। तो महंगाई बढ़ना तय है। इसलिए आप जो है अपने वाहनों का उपयोग जो है मिनिमम करिए। गैस की क्राइसिस चलेगी, चिकल्लस आएगी आने वाले समय में, तो अल्टरनेट उसके साधन जो है, इलेक्ट्रिक साधन भी आप और सोलर हीटर जैसे साधन भी आप उसका यूज़ करना शुरू करिए। हर जगह अपना आप जो है थोड़ा थोड़ा बचा के रखिए, यही सलाह मेरी है। तब जाके इस क्राइसिस से हम लोग बढ़ेंगे, निजात पाएंगे। और फिर भी इतना तो है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सारी चीज़ें आपकी महंगी होना तय है। कितनी महंगी होगी इसका कोई अंदाज़ अभी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन महंगा होगा, सब चीज़ महंगी होगी। और ईंधन महंगा इसलिए होगा क्योंकि अभी दूर दूर तक सप्लाई का चेन नहीं दिख रही है, और जो देश दूसरे देश जो इस बंधन से नहीं है वो इसलिए छुपा के बैठे हैं कि रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ाएंगे, चाहे रशिया हो चाहे कोई भी हो, जिनके पास भी तेल है। वेनेजुएला पर इसमें कब्जा कर ही लिया अमेरिका ने, तो वो भी तेल को अभी संभाल के रखा है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस समय जो है पूरे विश्व के ऊपर है, और इसमें जो है बहुत ही संतुलन नीति से इसका सुलटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको जीवित रहने के लिए अलग अलग संसाधन दिए हैं। जितने अरब कंट्रीज हैं इसलिए उनको तेल दिया ऊपर वाले ने, कि उनको सरवाइव करने के लिए, उनको अच्छे से रहने के लिए तेल दिया, बाकी पानी सब चीज़ें नहीं दी, खाना पीना नहीं दिया, सब बाहर से बुलाते हैं। तो इन सब का सरवाइव होना जरूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए। अमेरिका की बंदरबाट नीति जो है ये आगे जाके पूरे विश्व को खा जाएगी, ये समझ में आ रहा है। और इसीलिए अमेरिका का विरोध यूरोपियन कंट्री में हो चुका है, और चीन, रशिया और भारत ये सब जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन है कोई फेवर में अमेरिका के नहीं है। जिस ढंग से ने ग्रीनलैंड की मांग करी उससे पूरा यूरोपियन कल्चर से इनसे छिटक गया, नाटो टूटने के कागार पे आ गया।
तो ट्रंप की जो नीतियां हैं, ये नीति अमेरिका को भी बहुत फ़ायदा नहीं दे रही, नुकसान ही दे रही है। और अभी मिड सेशन चुनाव आना है। अगर अमेरिका का एक सैनिक भी मारा गया तो इसका हल्ला उनके संसद में होना है, और मिड चुनाव में इनको फिर से वोट लेके अपने आप को सक्सेस बताना पड़ता है। उसी में भी आंधे पड़ जाना है डोनाल्ड ट्रंप जी के। तो इसलिए हमारा जो फर्ज है अपन जिस देश में है कि आप कम से कम मितव्ययिता रखिए और इस आने वाली परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करिए। जितना आप जो फजूल खर्ची करते हैं उस पर सख्त रोक लगाइए, सेविंग करिए, और वाहन का उपयोग जितना कम कर सकते हैं अभी से शुरू करिए। आने वाले में क्राइसिस बढ़ेगा, ये तय है। ये सब मैं आपको राष्ट्रीय कल्चर के माध्यम से, मैं स्वयं उसका पब्लिशर संपादक अनिल मिश्रा फ्रॉम मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरा ये जो चैनल है, मेरा ये जो इवेंट है, इसके लिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करके इस कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालिए। आप इससे खुश मत होइए कि इनमें युद्ध में ये हारा वो जीता, मोमेंटन्स खुश हो रहे हैं कि ईरान ने जीता और बाकी लोग खुश हो रहे हैं कि अमेरिका जीता। इससे कुछ नहीं होना है। जो क्राइसिस है उसका खामियाना सारे कंट्री को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि जितनी जल्दी ये युद्ध रुक जाए उतना अच्छा है। ये अगर एटॉमिक तरफ चला गया तो फिर तो वर्ल्ड वार होना तय है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है आज, कुछ ही देश छोड़कर, कि जिनके पास परमाणु बम नहीं हो, या नहीं है तो उनको देने वाले बहुत से लोग तैयार खड़े कि ये लो, हम कर लाओ पैसे, लाओ हमारे लिए सामान। ये तो ये बस यही है कि आप अपनी सेफ्टी करिए, और अपना अभी जो अपने पर जो आर्थिक दबाव जो बनना है सिविलियंस पे, उसका हल यही है कि आप मितव्ययिता रखें, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, गैस का उपयोग जितना कम कर सकते उतना करें, और उसके वैकल्पिक साधन पे ज़्यादा आए। अगर साइकिल चलाएंगे तो 100 पार सब गुड है, जिसमें कुछ नहीं लगना है। अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल तो चल जाएगा काम उससे, और सोलर हीटर चलाएं तो वो भी और भी अच्छा है। तो मैं पंडित रमेश आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा लाइक शेयर करिए, उन लोगों में इसको, इस अवेयरनेस को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।